Good morning student. Today we will learn about structure of the atom. From your NCERT textbook chapter number 4. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम की स्ट्रक्चर के बारे में। जो कीवर्ड्स हैं आज के पार्ट में वो है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम and third one is how are the electrons distributed in different orbits। ये तीनों टॉपिक आज हम अपने पार्ट फर्स्ट में बच्चों पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करती हूँ टॉपिक नंबर 1 से, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। सो फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए डिस्कवरीज के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आती है बच्चों। जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी तो उन्होंने ये बताया कि एटम को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर लास्ट यूनिट होगी। ठीक है, हमने ये कह दिया कि एटम को आप इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम को डाल्टन ने लास्ट यूनिट मान लिया था, लेकिन जब फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से उनको एक क्लू मिला, उन्हें एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिकल नेचर मिली। मतलब इलेक्ट्रिकल नेचर का मीनिंग ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर है तो इसका मीनिंग ये है बच्चों कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल कि उसके अंदर ऐसा कोई चार्ज है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो एटम के अंदर जब उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में एटम के अंदर उन्हें इलेक्ट्रिक नेचर के लिए एक क्लू मिल गया, और क्लू मिला तब उन्हें लगा कि ज़रूर से एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल, तो सबसे पहले एक जो क्लू मिला वो मिला फैराडे को, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद में G.J. स्टोनी, इन साइंटिस्ट ने आगे स्टडी किया और उन्होंने उस चार्ज पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद में जब J.J. थॉम्सन आते हैं, J.J. थॉम्सन, इन्होंने एक मॉडल, J.J. थॉम्सन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया और इस मॉडल में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पूरी अवेलेबिलिटी इन एटम किस तरह से होती है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, ये तक उन्होंने बताने की कोशिश करी। जबकि ये मॉडल जो है बाद में जाके फेल हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से J.J. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी कुछ बताया और इसीलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट है वो J.J. थॉम्सन को मिल गया। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों बताने के लिए सिर्फ इतना ही है कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल्स को मैटर के अंदर खोजा गया और एटम को जो हम अब तक इनडिविजिबल मानते थे वो बाद में पता चला कि एटम इनडिविजिबल नहीं है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी भी एक ऐसा फिनोमेना है जिससे हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल पता चले तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का पता कैसे चला। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले पता चला होती है जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो जाती है, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है, तब ये पता चलता है कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है। तो आगे इसी वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि चार्ज पार्टिकल किस तरह से मैटर के अंदर देखे गए और एटम को जो अनडिविजिबल माना जाता था वो पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। डिस्चार्ज ट्यूब एक तरह की ग्लास ट्यूब होती है। उस ट्यूब की जो वॉल होती है बच्चों वो ग्लास की बनी होती है। मैं अभी आप लोगों को डायग्राम बना के बताती हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह की होती है। उसके अंदर ग्लास ट्यूब होती है, बाहर का जो आउटर शीट होता है वो ग्लास का होता है, अंदर तो उसके एक एनोड और एक कैथोड हम उसके अंदर लगा देते हैं। वैक्यूम पंप की हेल्प से
हम लोग उस ग्लास ट्यूब का जितना भी एयर है वो बाहर निकाल देते हैं और उन दोनों जो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं, चाहे वो एनोड हो या चाहे कैथोड हो, उन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस में बच्चों हम लोगों को यूज़ लेनी है डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह की होती है आइए देख लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक ग्लास वॉल होती है इस तरह की। ये ग्लास वॉल जो है इसमें से हमने सारी की सारी एयर बाहर निकाल दी है, तो इसके लिए हमने यूज़ लिया है बच्चों वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप की हेल्प से हम लोगों ने इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, इस ग्लास ट्यूब में से वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने पूरी एयर को बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन यूज़ लिया है एंड इसके एक साइड पे हमने एक इलेक्ट्रॉन यूज़ लिया है, और जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देयर इज नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के लिए किया है। ये सेटअप हमने डिस्चार्ज ट्यूब के लिए बनाया है। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि कहाँ से रेज जो है वो गैसेस के लिए निकलेंगे। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप है। इसमें जो है गैस भरी हुई है बच्चों, इस ट्यूब के अंदर एक गैस भरी हुई है, और ये जो बाहर की वॉल है बच्चों ये ग्लास वॉल। So there are two electrodes. First one is anode because this is connected from positive terminal of battery, and this is cathode because this is connected from negative terminal of battery. When we start the circuit, जब हम इस सर्किट को स्विच ऑन करते हैं तो कैथोड से कुछ रेज जो है वो निकल के एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई है उनके एटम्स को आयनाइज कर देती है। लेकिन यह फिनोमेना सिर्फ एक ही कंडीशन पे देखने को मिलता है, जब हम इस पर 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डालते हैं, प्लस इसका जो प्रेशर है वो हम काफ़ी कम कर देते हैं। एट वेरी लो pressure we can see it conduct electricity at very low pressure, power -5 atmospheric pressure। स्टार्टिंग में हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं बच्चों, अच्छा स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम वोल्टेज तो डाल देते हैं 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो दे दिया, लेकिन फिर भी इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने इसका डिस्चार्ज ट्यूब के लिए एट वेरी लो प्रेशर पे इसको देखा तो 10⁻² पे इसमें से कुछ ग्लो आने लगता है। इट मीन्स कैथोड से कुछ रेज निकलने लगती है। तो हमने और प्रेशर को लो कर दिया, उसके बाद हमने प्रेशर को किया 10⁻³ और उसके बाद में हमने प्रेशर को कर दिया 10⁻⁵। तो एट द प्रेशर ऑफ 10⁻⁵ एंड 10,000 electron volt, we can see a glow surrounding the cathode leaves the electrode surface and a little space is left between it and electrode। तो हम देखते हैं कि जब हम 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं, तब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सर्किट में से कैथोड से कुछ रेज बाहर की तरफ निकलती है और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती है। बीच में जितने भी गैसेस हैं उनके एटम्स को वो आयोनाइज करती है। अगर मैं इसमें कोई भी गैस भर लूँ, इसका मतलब ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस भर सकते हो। अभी आपने कोई स्पेशल गैस यूज़ में नहीं ली है, इसकी जगह आप कोई भी गैस यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी गैस आपने यूज़ ली है, ये कैथोड रेज उनके एटम्स को आयोनाइज कर देगी। इट मीन्स अगर इस गैस में कुछ एटम्स हैं, तो उन एटम्स के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, आयोनाइजिंग का मीनिंग ये है कि अगर किसी
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी भी एटम में से निकल जाते हैं तो वो एटम जो है आयोनाइज हो जाता है। इट मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये डिस्कवरी सभी बाद में होती हैं। इतना फिनोमेना हमको देखने को ज़रूर मिलता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मिशन में यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन जब एनोड तक पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास में एक ग्लो जो है वो दिखाई देता है, एक ग्लो दिखाई देता है। उनके इलेक्ट्रॉन और इस ग्लास ट्यूब के बीच में एक लिटिल स्पेस बन जाता है जिसे नाम दिया गया है बच्चों क्रूक डार्क स्पेस। क्रूक डार्क स्पेस। So this is the working of a discharge tube. हम लोगों ने इसकी वर्किंग देख ली है बच्चों की किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो काम करती है। इसके अंदर जो ग्लो आता है बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब हम लोग 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा देते हैं और 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि ये जो क्रूक डार्क स्पेस है इसके अंदर हमें एक ग्लो इस बॉल के ऊपर दिखाई देता है। और ये ग्लो का जो कलर है बच्चों वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस इस ट्यूब के अंदर यूज़ ली है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कर देते हैं तो लाइट एमिशन थोड़ी देर बाद में बंद हो जाता है। सारी ग्रीन कलर की लाइट जो है वो आपको इसकी वॉल में बच्चों देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब की वर्किंग हो गई। व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसेट एट वेरी लो प्रेशर दैट मीन्स कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। अगर बहुत कम प्रेशर पे, अगर यहाँ से कुछ बहुत कम प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैथोड से हो रहा है तो यहाँ इसका मीनिंग ये है कि कैथोड रेज यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं। कि कैथोड रेज जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। कैथोड रेज जो होती है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करती है। जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं तब वहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ ले लें बच्चों तो ये जो कैथोड रेज हैं ये बैंड हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड यूज़ ले लें तो इनका जो नेचर है वो बैंड हो जाएंगे। इट मीन्स कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैथोड रेज बच्चों कैथोड रेज जिस भी गैस से गुजरती हैं उस गैस को वो आयोनाइज भी कर देती है। इसके अलावा कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू दे मेटालिक शीट। अगर मैं कैथोड रेज को किसी मेटालिक शीट के ऊपर डालती हूँ तो वो उसको पेनिट्रेट भी कर। कैथोड रेज बच्चों हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं उसको गर्म भी कर देती है। प्रॉपर्टी इज़ दैट कि कैथोड रेज की जो स्पीड है वो लाइट वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो ये हमने कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ देख ली है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब कैथोड रे को हम किसी ऐसे मेटल के ऊपर फॉल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है तो कैथोड रेज से बच्चों एक्स रे जो है वो प्रोड्यूस होती है। एक्स रे ऐसी रेज होती हैं जो अपेक मटेरियल से तो इजीली पास हो जाती हैं लेकिन किसी सॉलिड मटेरियल से वो टकरा जाती हैं। लाइक स्किन को भी एक्सरे पेनिट्रेट कर जाती है, इसीलिए हमारी बोन्स का एक्सरे हम लोगों को मिलता है लेकिन बोन्स को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए उसका जो इमेज है वो उसे एक्सरे के ऊपर हमें दिखाई देता है। प्रॉपर्टी ये भी है कि एक्सरे ना तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। इस तरह से कैथोड रे से अगर आपको स्ट्रॉन्ग रे को यूज़ लेनी है तो आप एक्सरे यूज़ ले सकते। यू ऑल अंडरस्टैंड द working of discharge tube because this phenomena is very useful for the further experiment J.J. Thomson experiment. तो आप सभी ने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है और किस तरह से वो वर्क करती है। उसमें एक ग्लास वॉल होती है, वैक्यूम पंप से हम उसकी सारी एयर को निकाल देते हैं और 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर और बहुत ही लो प्रेशर पे एट 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये डिस्चार्ज ट्यूब काम करती है और कैथोड इलेक्ट्रोड से कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये जब पता चल गया बच्चों उसके बाद में J.J. थॉमसन ने इसी डिस्चार्ज ट्यूब को अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिया और वहीं से डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब J.J. थॉमसन ने इफेक्ट को
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तो उन्होंने एक तो यूज़ में लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ में उन्होंने बच्चों यूज़ में लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूज़ में लेने से उन्हें पता चला कि कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से डिफ्लेक्ट हो रही है। इसके अलावा उन्होंने वही 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया और 10⁻⁻⁵ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। ये सेम वही क्वांटिटीज है जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज की थी। जब ये आप करेंगे तो आपको क्या मिलेंगी बच्चों? कैथोड रेज मिलेंगी। और जब इस कैथोड रेज को उन्होंने स्टडी किया, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, द कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और उस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी एनोड की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंचते हैं तब तक पूरे ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ओ पर वो दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों, जब तक डिस्चार्ज ट्यूब में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ नहीं किया गया था तो स्ट्रेट ही कैथोड जो है वो कैथोड रेज एनोड तक पहुंच रही थी। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया गया तो स्क्रीन पर पहुंचने से पहले वो बैंड हो जाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड तक पहुंचने से पहले वो बैंड हो रहे हैं। और जब उनको स्टडी किया गया उन कैथोड रेज को तो उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पाए गए जो कैथोड रेज के नाम से जाने गए और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से बैंड हो जाते हैं, मतलब कि डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फर्दर स्टडीज़ के बाद में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया चार्ज और मास का वो हर डिस्चार्ज ट्यूब में 1.76 × 10⁻⁴ कूलाम पर kg, चाहे कोई भी गैस भरी हो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चार्ज ऑफ नेगेटिव पार्टिकल एंड मास ऑफ नेगेटिव पार्टिकल का रेशियो हमेशा 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर kg ही मिलता है। अपॉन एम का जो रेशियो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की है। तो ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो दैट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ का आप रेशियो लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू जो है वो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में E/m के नाम से जानी गई है। ठीक है, E/m का रेशियो कितना आता है? 1.76 × 10⁻⁴ कूलाम पर kg। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज और उनका मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट मान लेते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब का चार्ज एक जैसा ही होगा और उन सब का मास भी एक ही होगा। ये मतलब नहीं बन सकता कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हर एटम के लिए अलग अलग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का मास हर एटम के लिए अलग अलग होगा। ये हो सकता है कि हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग जो टोटल मास है एटॉमिक मास वो चेंज हो जाए। उनका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा और इसलिए जब इन दोनों का रेशियो निकाला गया तो कितना आता है? 1.76 × 10⁻⁴ कूलाम पर kg एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रेशियो E/m। एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने कंक्लूड किया कि सभी एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। हमने बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ लिया है कि वो किस तरह से काम करती है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ लिया है, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी ये हमें मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ ये मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ लिया और उन्होंने एट 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड 10⁻⁻5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ लिया। इस ट्यूब के अंदर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में पहले कैथोड रेज को प्रोड्यूस किया फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड एंड आफ्टर दैट उन्होंने उस ट्यूब के अंदर
अंदर एक मैग्नेट लगा दिया। जब इस ट्यूब के अंदर मैग्नेट लगा दिया गया तब इस ट्यूब के अंदर जब कैथोड रेज निकल रही थी तब मैग्नेट की वजह से वो एनोड पर पहुंचने से पहले बैंड हो जाती है। ये मैंने बाहर निकलते हुए दिखा दिया है आपको, अदरवाइज ये इसी तरह से दिखाना है, ठीक है। जब मैंने इसमें मैग्नेट लगा दिया बच्चों तब कैथोड से जो कैथोड रेज निकल रही थी वो पहले स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन अब मैग्नेट की वजह से ये सारी जो रेज है वो बैंड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देन थॉमसन कंक्लूडेड दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो इज कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसकी वैल्यू होती है 1.76 into 10⁻11 कूलम पर kg। ये वैल्यू हमको मिलती है जब हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो लेते हैं। तो कैथोड रेज को हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह कंसीडर किया और उसमें उनके चार्ज और मास का रेशियो जब फाइंड आउट किया तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। इट मीन्स कि जो भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई है उससे कैथोड रेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका हमेशा E/m का रेशियो यही आने वाला है। तो अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कैथोड रेज से निकलता हुआ मानेंगे तो जब आप उनका रेशियो करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो कि होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन के मास का जो कि होता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg, तो हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि कैथोड रेज में ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और उन्हें नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए। इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब मिस्टर गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तब उन्होंने देखा कि जब कैथोड रेज एनोड रेज की तरफ जा रही हैं तो जितनी भी गैसेस बीच में इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस भरी हुई है उस गैस के एटम ऑफ गैस आर आयोनाइज्ड। कैसे हो जाते हैं बच्चों? आयोनाइज हो जाते हैं। उस गैस के सभी एटम आयोनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इस गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ एनोड पर ले जाना चाहते हैं। तब इन्होंने, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चलती है कि कैथोड रेज से जब कैथोड इलेक्ट्रोड से जब कैथोड रेज निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो वो गैस के एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं। और अगर हम गैस के एटम्स को इस तरह से मान लें और इलेक्ट्रॉन्स इनकी इस तरह बाहर मान लें, तो अगर कैथोड रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाहर ले निकाल देंगी और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस गैस के ऊपर आ जाता है। जब गैस के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा बच्चों तो हम बोलेंगे कि गैस हो गई है आयोनाइज। क्या हो गई है? गैस आयोनाइज हो गई है। देन जब गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे किया तब उन्हें पता चला कि जो गैस आयोनाइज हुई है उसकी नेचर कैथोड रेज की नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो E/m की वैल्यू आनी है वो हर गैस के लिए अलग अलग मिलती है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम आ रहा था 1.76 into 10⁻11 कैथोड रेज के लिए। लेकिन जब उन्होंने इस गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जो आयोनाइज हो गई है, जिसके ऊपर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन हट गए हैं, उस गैस के चार्ज और मास का जब रेशियो लिया तो ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती है। और जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती है इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर अलग अलग टाइप की गैसेस भरेंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो उनके लिए अलग अलग तरह का E/m का रेशियो मिलेगा। अगर हम E/m की वैल्यू सबसे ज़्यादा चाहते हैं तो हमें एक ऐसा एटम चाहिए जिसमें m की वैल्यू सबसे कम हो, क्योंकि अगर m की वैल्यू सबसे कम होगी तो इस पूरे की वैल्यू सबसे
ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर हमें E/m का रेशियो सबसे ज़्यादा चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, तो हमें एक ऐसा एटम चाहिए जिसमें m की वैल्यू बहुत कम हो, मतलब कि मास ऑफ एटम बहुत ही कम हो। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में भर देते हैं तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम एक ही प्रोटॉन लेते हैं, तो मास हो जाएगा हमारा लोवेस्ट, इट मीन्स E/m इज द हाईएस्ट। सो इफ वी वांट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम, देन अगर हम एक हाइड्रोजन एटम से एक प्रोटॉन चाहते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना होगा, और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा बच्चों, तब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यही पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन होगा, 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया, कैथोड रे जो है वो इसको अपने साथ ले गई, और बचा क्या, सिर्फ आपके पास गैस में प्रोटॉन बचा है, मतलब वो गैस आयोनाइज हो गई। अगर हाइड्रोजन गैस भरी है तो उसमें हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बच जाएगा, और उसे हमने नाम दिया है प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट मिलता है बच्चों को, मिलता है जेम्स चैडविक को। जेम्स चैडविक ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि अगर हम रदरफोर्ड की बात माने, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जो हम आगे पढ़ेंगे, उनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उनकी बात मान ली तो हाइड्रोजन का जो मास है वो तो 1 होगा, और अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात मान लो तो हीलियम का जो मास है वो 2 होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो 2:1 होना चाहिए। पर जब इनका मास निकाला गया बच्चों, तब हीलियम का मास निकला 4 और हाइड्रोजन का निकला 4। इसका मतलब ये है कि हीलियम एटम का जो मास है वो डबल ना होकर 4 टाइम्स है हाइड्रोजन एटम का। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और हीलियम में 2 प्रोटॉन है, अगर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो यही रेशो होना चाहिए, लेकिन ये रेशो नहीं हुआ, रेशो है 1:4। ठीक है, तो ये रेशो कैसे आया? तब डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन की, और जेम्स चैडविक ने ये बताया कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं, उन प्रोटॉन के साथ में कोई ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन उसमें कोई मास है, और उस मास की वजह से हीलियम जो एटम है उसके अंदर अगर 2 प्रोटॉन है तो उसी क्वांटिटी में कुछ ऐसा भी है जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया, जिसकी वजह से उसके मास को हमने 4 बताया। ठीक है, इट मीन्स जेम्स चैडविक ने ये प्रूव किया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे हीलियम एटम में। ठीक है, अगर हम ये रेशो मान के चले तो ये रेशो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा है। हीलियम और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो 4:1 आ जाता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके बना देते हैं 4। तो मास ऑफ हीलियम एटम 4 मिल जाता है, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाता है। एंड इट इज फाउंड दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन is equal to the 1.676 into 10 to the power 27 kg, and it is slightly higher than proton। यही मास जो होता है बच्चों प्रोटॉन का होता है, और सिर्फ इसमें कुछ डिफरेंस आता है। एक प्रोटॉन की मास की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से हम मानते हैं। अगर हम एक प्रोटॉन के मास की बात करें तो वो न्यूट्रॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली हायर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg. These are the masses for proton, neutron and electron. And if we talk about the charge of neutron and charge of proton and charge of electron,
So there is the some values for these charges. The first one is चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, एंड जेम्स चैडविक ने ये बताया था कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge of electron is negative sign 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. These are the values is very important for your further studies. Now we will learn about the structure of the atom. There are some models for to define the structure of an atom. One first model is that J.J. Thomson plum pudding model, and J.J. Thomson explained the phenomena about the structure of the atom. J.J. Thomson मॉडल, इसे हम J.J. थॉमसन मॉडल भी बोल सकते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। J.J. थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो तो मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे काफ़ी सारे रिजल्ट उन्होंने कंक्लूड करे थे और उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के अंदर एक पॉजिटिव, अगर हम उसको स्फीयर मानते हैं पूरे एटम को, तो उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए रहते हैं, लाइक एक वाटरमेलन। आप लोगों ने वाटरमेलन देखा है, उसमें जो पूरा पार्ट होता है बच्चों वो रेड कलर का होता है और ब्लैक कलर के उसमें सीड्स होते हैं। तो प्लम पुडिंग भी एक तरह की इसी फॉरेन कोई डिश है, इसका नाम है प्लम पुडिंग, और इस डिश के अंदर भी इसी तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिससे J.J. थॉमसन के मॉडल को कंपेयर किया गया था। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर हम ब्लैक सीड्स मानते हैं वाटरमेलन में, तो वो किस तरह से उसके अंदर अलग अलग जगह पर सिचुएटेड होते हैं, और पूरे में जो रेड पार्ट है उसको हम पॉजिटिव पार्ट मान सकते हैं। तो स्फीयर जो है वो पूरी तरह यूनिफॉर्मली डेंस होगा और उसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होंगे। ये दिया था J.J. थॉमसन ने अपना मॉडल, लेकिन बाद में डिस्कवरीज में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसके अंदर सिचुएटेड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं एक न्यूक्लियस के अराउंड। 1898 J.J. थॉमसन proposed a plum pudding model. According to this model, an atom is considered to be a sphere of uniform positive charge. स्फीयर के अंदर इस तरह से पूरे में पॉजिटिव चार्ज है और अगर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह इसके अंदर हम एम्बेडेड माने तो ये हमारा बन जाएगा थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। लिमिटेशंस जब इसकी आई बच्चों, ये मॉडल जब है फेल हो गया तब इसकी लिमिटेशंस बताएगी। और फर्स्ट लिमिटेशन है कि लेटर रिसर्चेस में रदरफोर्ड ने जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं होता है। एटम के अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव कोर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव मास जो है, मतलब पूरा एटम का मास है, एंटायर मास वो सिर्फ एक कोर के अंदर होता है और बाहर जो है एटम वो पूरी तरह खाली होता है। सिर्फ जो शेल्स हैं उसके अंदर पॉजिटिव आयन के बाहर की तरफ जो शेल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लाइक ए सोलर सिस्टम। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ बता दी कि थॉमसन मॉडल जो है वो यहाँ पर आके फेल हो। सो आवर नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। J.J. थॉमसन मॉडल हमने पढ़ लिया, जब उसकी लिमिटेशंस आ गई तो उसके बाद में आए रदरफोर्ड साहब और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चे एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है और आपकी फर्दर क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या इसमें बता रही हूँ। इसमें बच्चों इन्होंने एक लिया अल्फा पार्टिकल का बीम, इन्होंने इसे एक इक्वेटेड चैम्बर के अंदर रखा जिसमें से जो अल्फा पार्टिकल की बीम है, अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल,
ये कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बीम दिया, जिसे हमने अल्फा पार्टिकल नाम दिया है। अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम पार्टिकल। जो He एटम होते हैं, जिसमें He एटम होता है 2He4, वो क्या होता है बच्चों? हीलियम पार्टिकल जो होता है वो हीलियम एटम होता है, वही अल्फा पार्टिकल होता है। जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल की बीम उन्होंने ली और उसको एक इक्वेटेड चैम्बर के अंदर रखा, और एक बच्चों ली उन्होंने गोल्ड फॉइल, और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जब उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल की बीम को फॉल किया, तब इस गोल्ड फॉइल पे गिरने के बाद में ये जो गोल्ड फॉइल है इस पे भी पॉजिटिव एटम्स होंगे, मतलब इस पे एटम होंगे, ठीक है। तो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बच्चों, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जब इस अल्फा पार्टिकल की बीम को फॉल किया गया, तो अल्फा पार्टिकल की बीम जो है वो इस गोल्ड फॉइल में किसी एक एटम से टकरा के कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो तो किन्हीं एंगल्स पे बच्चों डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक पार्टिकल्स जो है अल्फा पार्टिकल उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता और वो ऐसे ही वापस लौट जाते हैं, ठीक है। कुछ 90 डिग्री से अबाव चले जाते हैं और कुछ 90 डिग्री से कम पे चले जाते हैं, लेकिन इन सब में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो जिस डायरेक्शन में पहले गया था उसी डायरेक्शन में बच्चों वापस मूव करता है। मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में गया था सिर्फ एक पार्टिकल। थॉम्सन के बाद में बच्चों रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और इससे जो हमें पता चला वो पता चला न्यूक्लियस के बारे में, कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस के बारे में पता ऐसे चला कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी अल्फा पार्टिकल की बीम। जब अल्फा पार्टिकल इन्होंने किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल किया, इस अल्फा पार्टिकल को इन्होंने एक इक्वेटेड चैम्बर में रखा ताकि इसके ऊपर और किसी का डिफ्लेक्शन ना आए, और इस बीम से जब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक की गई ये बीम, तो इस गोल्ड फॉइल पर हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लार्जर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ 90 डिग्री से कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इनमें 1,00,000 में से एक पार्टिकल जो है वो वापस इसी डायरेक्शन में लौट आता है जिस डायरेक्शन में वो गया था जब इस पे उसने स्ट्राइक किया, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया। तो इससे बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने उसके अंदर गोल्ड फॉइल के अंदर एटम होंगे, उन एटम के अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल है जिसकी वजह से, कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है ये खुद भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर यहाँ से वापस आया है, इट मीन्स यहाँ पे रिपल्शन हुआ है, क्योंकि अगर ये इसी डायरेक्शन में वापस आया है तो इसका मतलब ये किसी ऐसी चीज़ से टकराया है जो खुद भी पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तभी उसके साथ में उसका रिपल्शन हुआ है, अगर वो नेगेटिव होती तो ये उसके साथ में उसके जाके या तो चिपक जाता या फिर उसके पास रहता, ठीक है। लेकिन अल्फा पार्टिकल खुद का उसके अंदर अपना अच्छा मास होता है, एप्रिशिएबल मास होता है अल्फा पार्टिकल में, और उसको किसी ने टक्कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी ऐसा अच्छा मास है जिसने उसको टक्कर दी है, उसके पास भी अच्छा मास है और वो पॉजिटिवली भी चार्ज है। तो दो कंक्लूजन तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से निकाले। फिर बच्चों पता चला कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि ये जो वापस आता है हमारा अल्फा पार्टिकल, वो सिर्फ एक ही एंगल पे, मतलब सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एटम के अंदर अगर मैं मानूँ बच्चों, अगर मैं मानूँ ये हमारा गोल्ड फॉइल का एटम है, ये हमारा गोल्ड फॉइल का एटम है, और अगर जो अल्फा पार्टिकल है वो इस तरह से, बाकी अल्फा पार्टिकल इस तरह से अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है वो किसी पॉजिटिव से टकरा के वापस आ रहा है उसी डायरेक्शन में। इट मीन्स कि ये जो पॉजिटिव है ये पूरे में नहीं होके किसी एक छोटे से जगह पर है, और इस पूरे के अंदर ही इसका पूरा मास भी सिचुएटेड है, तभी ये हाईली डेंस है। तभी क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो खुद में एप्रिशिएबल मास रखता है। अगर इसके पास अच्छा खासा मास है और इसको टक्कर देने वाले के पास भी अच्छा मास है, तभी वो इसको टकरा के वापस भेज सकता है, या तो टकरा के या उसको रिपेल करके, ठीक है। अगर ये हल्का फुल्का होता तो क्या ये इसको रिपेल कर पाता? नहीं रिपेल कर पाता, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन ये रिपेल हो गया, रिपेल होकर वापस आ गया। इट मीन्स यहाँ भी
अच्छा वाला मास है, अच्छा वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो काफ़ी है। इसलिए उसने रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस है इसको नाम दिया गया बच्चों कोर, इसे कोर नाम दिया गया और बाद में इसको डिस्कवरी पे इसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो बाद में बताया गया इस न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता है और ये पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से ही अल्फा पार्टिकल रिपल्शन करता है और रिपल्शन भी ऐसा होता है कि इसका मास भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, प्रोटॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पूरे एटम का मास, एंटायर मास उसके अंदर होता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से 3 कंक्लूजन दिए। पहला कंक्लूजन ये निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिट्स में, या फिर ऑर्बिट्स का नाम नहीं दिया, रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन किस तरह से रिवॉल्व करते हैं ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि कौन सी स्टेट्स में रिवॉल्व करते हैं या फिर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अभी एटम में सिर्फ इतना पता चला है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस में रहता है और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों के बारे में रदरफोर्ड को पता चल गया था। न्यूट्रॉन का भी जेम्स चैडविक ने बता दिया था, तो हमारे पास में अभी तक इतना एटम का मॉडल आ गया है। अब जब रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में वो ये नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट्स में रहते हैं, और एक इन्होंने गलती और करी। गलती ये करी, इन्होंने बताया कि जो एटम्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों रिवॉल्व करता है तो वो कोई ना कोई रेडिएशन इमिट करता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए रेडिएशन इमिट कर रहे हैं तो काफ़ी देर बाद में या थोड़ी सी देर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हुए रेडिएशन इमिट कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। आफ्टर सम टाइम ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते क्या हो जाएगा बच्चों, रिवॉल्व करते करते इसी न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से काफ़ी हल्के होते हैं, इस वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम्स आर स्टेबल, ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चले गए, वो हमेशा उसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। इसलिए रदरफोर्ड का जो अल्फा एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाता है, पर फिर भी इसके प्लेनेटरी मॉडल्स हैं, इसे प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं हम, क्योंकि सोलर सिस्टम को जो प्लेनेट हमारा होते हैं वो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इसे प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो ये जो प्लेनेटरी मॉडल है और इन्हें प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें एटम की काफ़ी स्ट्रक्चर तो पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आगे की स्ट्रक्चर बताने के लिए साइंटिस्ट आए, बोर्ड साइंटिस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया तब उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए बच्चों, बोर्ड, एटॉमिक मॉडल। तो जब रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग में लिमिटेशंस हुई तब बोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, बोर्ड एटॉमिक मॉडल, और इन्होंने एटम की पूरी स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से समझाया। इन्होंने बताया, इन्होंने मेन पोस्टुलेट्स दिए बच्चों, और उन पोस्टुलेट में पहला ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे ही कहीं घूमने नहीं लग जाएंगे, कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, ये जो मैं बना रही हूँ सर्कल, इन्हें ऑर्बिट्स नाम दिया गया, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिसाइड होते हैं कि कौन से ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो इनर वाली ऑर्बिट है, मतलब कि जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद वाली जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसको डिसाइड किया गया था बाद में 2n² के फॉर्मूला से। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो
कौन सी ऑर्बिट में रहेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में रहेंगे, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड है। ये किसने बताया बच्चों? बोर ने बताया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अमाउंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया और कंक्लूजन दिए तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रदरफोर्ड के मॉडल से हम लोगों को साइज ऑफ द न्यूक्लियस पता चल गई। हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना छोटा होता है, एटम के साइज़ से भी छोटा होता है, क्योंकि एटम का रेडियस जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का साइज़ तो 10⁻14 मीटर होता है, मतलब बहुत ही छोटा साइज़ का होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं और कुछ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं, ये उन्होंने बता दिया। तो ये चीज़ वहाँ पे गलत हो गई। अगर लूज़ एनर्जी करते हैं तो वो उसके अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो बोर एटॉमिक मॉडल से ये चीज़ प्रूफ हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी रिवॉल्व करते हुए अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, वो अट्रैक्शन फोर्स उससे काफ़ी कम है जो इसकी वजह से लग रहा है। देखो ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, इस न्यूक्लियस की वजह से एक फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एक लगेगा अट्रैक्शन कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स, एक लगेगा न्यूक्लियर फोर्स। इन सब में बच्चों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, और ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ये इससे दूर रहता है। ठीक है, आराम से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये घूम पाता है। नहीं तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो ये इसके पास आ जाएगा। तो पास किसी एटम के न्यूक्लियस में ही लगता है। आपको न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, और न्यूक्लियर फोर्स इज द मैक्सिमम फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ होती है बच्चों बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियर फोर्स इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, न्यूक्लियर फोर्स हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होती है वो न्यूक्लियर फोर्स की होती है। इसी वजह से न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है ये हमेशा एक डिस्टेंस बनाते हुए रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहेंगे, ये इसके अंदर नहीं गिरेगा। तो बोर्ड ने एक तो ये बता दिया कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहते हैं और इस तरह से मूव करते हैं, कभी भी इसके अंदर गिरते नहीं हैं न्यूक्लियस के अंदर और अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। तो न्यूक्लियस के एकदम पास में जो शेल होती है, फर्स्ट शेल, उसको नाम दिया इन्होंने के शेल, सेकेंड को नाम दिया एल, थर्ड को नाम दिया बच्चों एम शेल, एंड लास्ट वन इज और फिर उसके बाद में आएगी एंड। इस तरह से जितनी भी शेल आप ड्रॉ करना चाहो, जितने भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन है उस अकॉर्डिंग शेल्स ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, 2n² के फॉर्मूला से इनको अरेंज कर दिया जाता है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये के शेल, एल शेल, एम और एन शेल, इनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में है, ये फर्स्ट वाला n = 1, इसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे न्यूक्लियस के पास में है, बिल्कुल पास में। उसके बाद में आ जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, इस तरह से हमारे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे। हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। टॉपिक इज हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। अभी हमने बोर्ड मॉडल पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास में के, एल, एम, एन एंड फर्दर हमारे पास में ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम शेल भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। के शेल के लिए एन की वैल्यू होती है बच्चों 1, एन = 2 फॉर एल, एन = 3 फॉर एम, एन = 4 फॉर एन शेल। इस तरह से हम क्वांटम नंबर को बता सकते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला देते हैं बोर्ड एंड बरी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया फॉर द अरेंजमेंट
इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n² कि इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे। 2n² के फॉर्मूला में अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट शेल के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे n is equal to 1. So for k shell, k orbit, for k orbit n is equal to 1, and from the formula of 2n², how many electrons are distributed in first shell? In first shell, number of electrons are 2 into 1 square, which is 2 into 1. इसका मतलब ये है बच्चों कि फर्स्ट शेल के अंदर आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, ठीक है। हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं उसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। अगर मैं एल शेल की बात करूँ, एल शेल में क्या होगा? एल इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल इन एल शेल विल बी 2 into 2 का स्क्वायर which is 4 and 2 into 4 is 8. तो नेक्स्ट शेल एल ऑर्बिट के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एम की बात करें तो एम के लिए एन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल 2 into 3 square, 3 square is 9 and 2 into 9 is 18. तो थर्ड शेल के अंदर एम शेल में एम ऑर्बिट में हम लोग भर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम एन शेल के अंदर भर सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स और आगे इस तरह हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ 2n²। अब मैं आप लोगों को बना के बताती हूँ कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अब पढ़ेंगे, ओके। किस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे। अगर हम किसी हीलियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे, ओके। हीलियम एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है Z इज इक्वल टू होता है बच्चों 2। तो 2 के लिए क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। Z इज इक्वल टू 2 का मीनिंग है कि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आपको एक तो न्यूक्लियस चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन आपके K शेल के अंदर फिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह ले लूँ बच्चों नाइट्रोजन ले लूँ, ठीक है। नाइट्रोजन में Z इज इक्वल टू होता है बच्चों 7। अब 7 होगा तो 2 तो मैंने भर दिए K शेल में। सेकेंड शेल होती है बच्चों L के अंदर हम मैक्सिमम ले सकते हैं 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते। तो 2 तो इसमें हो गए, बचे कितने बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके अंदर फिल कर देते हैं 1 2 3 4 and 5. So the total number of electrons are 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो नाइट्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 7 होगा और हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करेंगे। K शेल में तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और L शेल में हमारे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे और आइसोटोप्स एंड आइसोबार पढ़ेंगे। थैंक यू।